बच्चों आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में देखेंगे। और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। यहाँ फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला मेंबर आपको एल्डिहाइड का मिलेगा, मेथनॉल, जो कि एक स्मेलिंग गैस होती है। ये बच्चों पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे मैं भी आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि स्मेलिंग गैस, दैट इज इसकी फिजिकल स्टेट ध्यान रखना, गैसेस नेचर। एथेनॉल दैट इज सेकंड मेंबर जो होगा वो वोलाटाइल लिक्विड हो जाएगा। तो आपको जो फोकस करना है वो इस लिक्विड पे फोकस करना है, दैट इज वोलाटाइल लिक्विड with a boiling point of 294 Kelvin. Other aldehyde and ketones containing up to 11 carbon atoms are colorless liquid. यहाँ पे बच्चों देखना 11 तक कलरलेस लिक्विड मिलेगा, मतलब ये इनका ये वोलाटाइल नहीं होंगे। while higher members, जो हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड होंगे। तो बच्चों यहाँ से जो कंक्लूजन हमें निकालना है, देखो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट मेंबर लिख दिया, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया HCHO। तो एक कार्बन से क्या एल्डिहाइड पॉसिबल हो सकता है? तो हो सकता है, दैट इज HCHO। और इसकी जो स्टेट होगी दैट इज गैसेस नेचर, ये गैसेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें CH3CHO दैट इज मेथनॉल, तो बच्चों ये देखो ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया वोलाटाइल लिक्विड, जिसको समराइज कैसे करते हैं, पढ़ते समय बुक को कैसे ध्यान देना चाहिए वो देखो। देन इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन नंबर 11 तक ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इसको हमने लिख दिया लिक्विड। और लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करने के साथ में अब हम कार्बन नंबर 12 और मोर, यहाँ पे हमने लिख दिया और मोर, ये किस स्टेट में मिलेंगे बच्चों हमें? सॉलिड। सॉलिड स्टेट में। तो ये तो हमने एल्डिहाइड की एनालिसिस कर ली। ये सारे पॉइंट्स हमने एल्डिहाइड्स के लिए लिख लिए जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ था। देन बच्चों इसके बाद जरा मुझे आप एक बात बताओ, जो कीटोन होगा कार्बन नंबर, इस यहाँ पे हम 1 मेंशन कर देते हैं। कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 2 तक के कीटोन्स को दैट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं कीटोन, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? सर बनेंगे ही नहीं ना सर कीटोन तो। बिल्कुल सही। ये सर नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल सही, ये बात ध्यान रखना। जैसे अप टू 11 कार्बन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि कीटोन का नंबर कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, दैट इज इसको हम याद लिखते हैं, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। देन अब देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन नंबर 3 से लेकर के कार्बन नंबर 11 तक के कीटोन्स, हम कीटोन्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बन नंबर 3 से लेकर के कार्बन नंबर 11 तक के कीटोन, ये किस स्टेट में मिलेंगे आपको? लिक्विड स्टेट। देन कार्बन नंबर 12 और मोर लिख देते हैं, दैट इज ये सभी हमें सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे। तो बच्चों फिजिकल स्टेट का क्लियरेंस हो गया। यस सर। तो ये बात ध्यान रखना। देन इसके बाद बच्चों दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं, दैट इज स्मेल। स्मेल को ऑर्डर भी लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट देख लेते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ लोअर एल्डिहाइड विच हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर, यहाँ पे ध्यान रखना unpleasant order, aldehyde and ketones generally have a pleasant smell. As the size of molecule increases, the order becomes less pungent. देखो यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्मेल जो है इसकी वो अच्छी होती चली जाएगी, दैट इज कार्बन नंबर इंक्रीज होने पर ऑर्डर अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट मैनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव बीन यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरेटिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे बस आप एक ही बात ध्यान रखना, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन is directly proportional to pleasant smell.
यही पॉइंट बच्चों याद रखना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में नहीं मिलेगा और ना ही बोर्ड में मिलेगा, बट फिर भी आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। और बच्चों कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सभी में आपको सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट के पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन एटम्स, यहाँ पे हमने देख लिया, आर मिसिबल विद वाटर, यानी वाटर के साथ क्या होंगे, ये मिक्स अप हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसका एक ही रीजन हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों? यस तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी। अब देखो अगर हम यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप बनाए तो हमने एक तरफ R लगाना है और दूसरी तरफ हमें हाइड्रोजन को प्लेस करना है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे, तो जो मोर पोलर बॉन्ड है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। दैट इज अगर वाटर के मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से बना दिया तो आप देखो इसके साथ में हम एक और कंपाउंड बना देते हैं। दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया, अब की बार कीटोन बना लेते हैं, दैट इज CH3, देन C, और इसके साथ हमने लिख दिया CH3। फिर हमने डबल बॉन्ड लगा करके एक वाटर मॉलिक्यूल और बना दिया, दैट इज HOH। अब बच्चों यहाँ पे देखो जो बॉन्डिंग होगी वो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगी। इसी तरह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है बच्चों, अप टू 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स तक के कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का नंबर इंक्रीज होगा, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इनइफेक्टिव बनाने लग जाएगी। तो बच्चों एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, दैट इज साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो या फिर ब्रांचिंग इंक्रीज हो, दोनों ही केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाइवर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि बच्चों दोनों ही कंपाउंड यहाँ पे ऑर्गेनिक होंगे इसलिए डिसॉल्व हो जाएंगे, सच एज ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। द कीटोन आर गुड सॉल्वेंट देमसेल्फ, कीटोन्स जो होते हैं खुद से ही एक अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं solubility is inversely proportional to, that is solubility is inversely proportional to number of carbon atoms in aldehyde और कीटोन्स। तो बच्चों यहाँ पे कीटोन्स हो या एल्डिहाइड्स हो, इस केस में आप पॉइंट याद रखना, दैट इज सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम और भी बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं solubility is inversely proportional to branching, solubility is inversely proportional to branching। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी उतनी ही solubility कम हो जाएगी, that is branching of, तो ब्रांचिंग होने से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाएगा ना? हाँ ब्रांचिंग होने से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाएगा एल्किल ग्रुप। देन इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, और किसी भी कंपाउंड के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एराइज होने लग गए हैं आजकल के टाइम पे। इसमें देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। इसका मतलब अगर हम कंपेरेटिव करेंगे हाइड्रोकार्बन से, ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिसका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होगा, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का दैट इज
बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और वीकली पोलर कंपाउंड सच एज ईथर, इसका मतलब ईथर से भी ज्यादा होगा, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। हाउएवर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका कम होता है। तो जिन पॉइंट्स को ध्यान रखना है दैट इज लोअर, यहाँ पे लोअर को ध्यान रखना है बच्चों, और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे बच्चों ईथर को ध्यान रखना है, और ईथर के साथ में आपको हाइड्रोकार्बन्स को ध्यान रखना है, जिनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स का हो जाएगा अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है। देन अब इसके आगे देखो, दिस इज बिकॉज ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर। सभी एल्डिहाइड कीटोन्स पोलर कंपाउंड होते हैं, हैविंग सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द। यहाँ पे बच्चों आपको इस फोर्स को ध्यान रखना है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा है, बिटवीन द अपोजिट एंड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डाइपोल। नेक्स्ट देखो, however these dipole dipole interaction are weaker than that of intermolecular hydrogen bonding। तो बच्चों आपको पता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक वीक टाइप का इंटरेक्शन होता है, दैट इज वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच इज वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको पता है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होगा, नहीं एल्डिहाइड और कीटोन से कम होगा, जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगा। तो याद रखना ये सीक्वेंस। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिलेटिवली लोअर देन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है, इसको ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिलेटिवली lower than that of alcohol and carboxylic acid of comparable molecular masses. Among the carbonyl compounds, ketone having a slightly higher boiling point that of isomeric aldehyde। अब बच्चों यहाँ पे अगर देखोगे तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होगा, ये पॉइंट भी याद रखना कि इट इज स्लाइटली हायर। This is due to presence of two electron releasing group around the carbonyl carbon which makes them more polar। तो यहाँ पे पोलरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब बच्चों यहाँ पे अगर हम कुछ सीक्वेंस लिखते हैं तो सीक्वेंस में बच्चों देखो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं RCOOH, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देन इससे कम बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा, इससे कम बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ध्यान से देखना दैट इज RCOR का हो जाएगा। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर सबका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RCH2CHO दैट इज एल्डिहाइड, और इससे कम आपको मिलेगा दैट इज ROR ईथर, और ईथर से कम आपको मिल जाएगा दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं RH दैट इज एल्केन। तो RH हमने लिख लिया, ये बच्चों सीक्वेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चों आपके दिमाग में ये आना चाहिए दैट इज अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आपको मिल जाएगा एल्कोहल का, एल्कोहल इससे कम आपको मिल जाएगा दैट इज कीटोन, कीटोन से कम आपको मिल जाएगा, इनमें कम थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा बट ध्यान रखना कीटोन से कम आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कम आपको मिल जाएगा दैट इज ईथर, और ईथर से कम आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन दैट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्केन हो या एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, हाइड्रोकार्बन। ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ऑर्डर ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा बच्चों? यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों ध्यान रखना। देन हम इसके बारे में मान लो एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दें, एग्जाम्पल एक और हम लोग लिख लेते हैं। सपोज मान लो हमने कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास का एक एसिड ले लिया। सपोज मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 COOH। इसी से कंपैरेटिव हमने मॉलिक्यूलर मास ले लिया CH3 CH2 CH2OH। इसी से कंपैरेटिव हमने ले लिया दैट इज CH3 CO CH3 दैट इज एसीटोन। इसी के कंपैरेटिव हमने ले लिया CH2 CH2 दैट इज ये पहले CH3 आ जाएगा, देन हमने लिखा CH2 और ये OH। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग कर पाओगे? यस सर। CH3 CH2O CH3 और इसी से कम हम लिख सकते हैं दैट इज C3H8। तो अब आप लोग ध्यान रखना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अगेन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं, तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात अगर आप करते हैं तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा ऐसा भी क्वेश्चंस मिल जाता है। बट अभी हम रिएक्टिविटी की बात केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। यहाँ पे बस आप ये सीक्वेंस को ध्यान रखना, हो जाएगा बच्चों? यस सर। हाँ। ठीक है। अब देखो डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी में आपको क्या मिल रहा है, डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। यानी कि डेंसिटी अगर वाटर से कम होगी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों वाटर की अपर सरफेस पे आ जाएंगे अगर डेंसिटी कम होगी तो। क्लोज ठीक है। करेंगे। हाँ, तो अगर हमने मान लो यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर दिया, दैट इज यहाँ पे जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं दैट इज वाटर। हमने यहाँ पे वाटर को फिल कर दिया इस तरह से। तो अगर आप लेयर वाइज देखेंगे डेंसिटी कम होने की वजह से, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को ड्रॉ किया है, तो ये अपर सरफेस में जो मिलेगा दैट इज ये एल्डिहाइड और कीटोन्स हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड या फिर यहाँ पे मिल जाएगा कीटोन। यहाँ पे हमने बात कर ली एल्डिहाइड या कीटोन, यानी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और वाटर हमेशा नीचे की तरफ मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमने लिख लिया वाटर। तो डेंसिटी क्यों कम होगी? बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है उतनी पॉसिबिलिटी एल्डिहाइड कीटोन्स में नहीं होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। लिख देते हैं ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग हो जाएगा। यस सर। तो बच्चों ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान देना। फिजिकल प्रॉपर्टीज से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। देन यहाँ पे हमारी सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ समराइज हो जाती हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस आपको मिलेंगे। हमने लिख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों इसको अगर आप ध्यान से देखो तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग सबसे पहले तो बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे हमने पहले भी पढ़ लिया था जहां स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की मोस्ट कॉमन रिएक्शंस कौन सी होती थी, आज बताओ जरा। याद करो मैंने क्या बताया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन रिएक्शंस आपको मिलेंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम इनको ही पढ़ लेंगे, ठीक है, कीटोन्स। तो इसमें बच्चों बताओ मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हमने अभी क्या पढ़ी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिख लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कृष्णा, यस सर। बेटा ध्यान रखना ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, यस सर। इसको ध्यान रखना। देन अब बच्चों यहाँ पे मोस्ट कॉमन रिएक्शंस की बात की है हमने, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 7 टाइप से पढ़ते हैं। दैट इज यहाँ पे टाइप्स याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज के, यानी हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी को देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखना, रिएक्टिविटी। रिएक्शन दोनों की एक जैसी ही होंगी, बट रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो बच्चों मान लो आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, एक एल्डिहाइड हो गया और दूसरा मान लो कीटोन होगा। तो बच्चों अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को कंसीडर कर रहे हैं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन? सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्यों? तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और एच इजली रिप्लेसेबल है, और इसमें सर दो अल्काइल बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। हम्म, यानी कि कहने का मतलब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। यस सर। और सर एल्डिहाइड में अगर हम टॉटोमेरिक फॉर्म्स बनाएंगे तो वो कम होगा, तो वो रिएक्टिव होगा और अनस्टेबल होगा कीटोन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो इसको हम अपनी तरह से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपने जो बताया वो भी एकदम सही है। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, यहाँ पे बच्चों एक एल्किल ग्रुप हमने लगा दिया, और क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो दूसरे साइड में हाइड्रोजन होगा, यानी इसके साथ में हम कीटोन्स का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ में यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप हमने लगा दिए। मे बी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बच्चों देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। कहने का मतलब ये इसके बॉन्ड के थ्रू ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होगी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स हो जाएगी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चों बताओ, अभी हमने लिखा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास में आके जुड़ेगा? एल्डिहाइड के पास। सर कार्बन के पास में। हाँ, एल्डिहाइड में या कीटोन्स में किसी में भी जुड़ेगा। तो आप देखो ये किसके पास जुड़ेगा, दैट इज कार्बन के पास। और यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान रखना, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट इज हम इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, दैट इज हमने लिख लिया कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव, कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव compound will be more reactive if carbonyl carbon
कार्बोनिल कार्बन, यह भी ध्यान रखना बच्चों कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर पॉजिटिव, दैट इज इसको लिख लेते हैं ग्रेटर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है। और आपने एक पॉइंट और पढ़ रखा है पहले से कि अगर कार्बन के पास ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट होता नहीं है, दैट इज नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास एक प्लस आई इफेक्ट ये लगा हुआ है, दैट इज प्लस आई ग्रुप, और एक और प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। ये बच्चों क्या करेगा, आपने पढ़ा होगा, दैट इज दोनों की ही बात कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट जो होता है ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज अगर कार्बोकेटाइन पे प्लस आई इफेक्ट लगा होगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। हमने लिख दिया इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, इसको लिखते हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। ये आई इफेक्ट क्या करेगा, ये हम जो बिहेवियर देख रहे हैं ये बिहेवियर आई इफेक्ट का है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट का। तो हमने साफ साफ लिख लिया कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब बच्चों बताओ किस में ज्यादा डिक्रीज होगी? कीटोन में सर। हाँ, कीटोन में ज्यादा डिक्रीज होगी। एल्डिहाइड में भी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी और कीटोन्स में भी डिक्रीज होगी, बट मोर डिक्रीजेस। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, उस केस में मोर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो होगी वो रिएक्टिविटी मोर होगी, दैट इज मोर रिएक्टिव। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये मोर रिएक्टिव होगा और इसके कंपेयर में ये जो कीटोन्स होगा वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जिसको आप लोग ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे पॉइंट में लिख लेते हैं, दैट इज ये तो हमने सिंपली ऐसे ही नोट लिख लिया था, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, दैट इज कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव इफ कार्बोनिल कार्बन हैव ग्रेटर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज reactivity of aldehyde and ketones, reactivity of aldehyde and ketones depends upon, यहाँ पे हम फैक्टर्स भी लिख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहला तो आप लोग देखो यहाँ पे पहला फैक्टर आपको मिल जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज इसको हम सीधे ही सीधे लिख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इसी के साथ में लिख लेते हैं दैट इज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब बच्चों ये बताओ मुझे जरा, प्लस आई इफेक्ट का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, दैट इज प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी।
या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी भी होगा ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्लियर हो गया? यस सर। बच्चों यहाँ पे देखो, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे उतना ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसके पास ज्यादा आई ग्रुप होने से रिएक्टिविटी कम हो गई। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको हम ऐसे भी बना देते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, दैट इज स्टेरिक हाइंड्रेंस। स्टेरिक हाइंड्रेंस जितना ज्यादा स्टेरिक हाइंड्रेंस होगा, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड जितने ज्यादा कार्बन्स होंगे उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बच्चों अब क्लियर हो गया कौन से कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे? यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की। तो आप रिएक्टिविटी में सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो 7 टाइप्स की रिएक्शंस देख लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों कितनी कैटेगरी हैं वो हम लोग यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं। हमने लिख लिया 7 टाइप्स। बच्चों हो सकता है कि और भी कैटेगरी हो, लेकिन हमने जिस कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तभी हमें याद रहेगा। तो बच्चों सबसे पहली कैटेगरी की जो रिएक्शन होगी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने लिख लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहली कैटेगरी होगी। बच्चों ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें किसी भी चीज का एलिमिनेशन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन इसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी मिलेगी, उस दूसरी कैटेगरी में भी सेम ऐसी ही रिएक्शन होगी, बट अब हमको बच्चों यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन होगी, दैट इज ये हमारे पास सेकेंड कैटेगरी की रिएक्शन होगी, और इसके रिएजेंट्स भी हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो बातें करेंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये जरूर याद रखना। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज फॉलोड बाय, हमने लिख लिया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्या दोनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई? यस सर। नाम जरूर याद रखते चलना बच्चों। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखी है, दूसरे नंबर पे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तीसरे स्टेप में बच्चों हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथी कैटेगरी आप लोग पढ़ोगे दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। हम सारी रिएक्शंस इसको अलग अलग समराइज करेंगे, बट अभी हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। देन बच्चों आप लोग याद रखना, सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिख दिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देन यहाँ पे 6th पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे लिखेंगे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन।
और इसके बाद 7th कैटेगरी बच्चों हम याद रखेंगे मिससिलेनियस रिएक्शंस। मिससिलेनियस रिएक्शंस 7 कैटेगरी बच्चों जल्दी से आप लोग रिवाइज करो। हो जाएंगी बच्चों, याद हो जाएंगी? यस सर। यस सर। ठीक है, रिदम याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखो सबसे पहली कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। 7 कैटेगरी की रिएक्शंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हम इसको फर्स्ट नंबर की रिएक्शन लिखते हैं और यहां से सबसे पहले हम रिएजेंट्स को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहली हमारी जो रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपली यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती है या कैसे प्रोसीड करती है, सबसे पहले हम इसी रिएक्शन को देखेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपको इसकी मैकेनिज्म पता